हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बच्चों कि हमारा बॉडी ऑक्सीजन कैसे लेता है और CO2 को रिलीज़ कैसे करता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमारी बॉडी को नेसेसरी होता है ऑक्सीजन का और CO2 का हमें कोई नीड नहीं होता, तो हम CO2 क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं बॉडी से। ये दोनों ही प्रक्रिया O2 का इनटेक करना और CO2 का रिलीज़ करना, CO2 का बाहर निकालना, ये सब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन में। इसके दौरान हमें किन किन बातों से गुजरना पड़ता है, ऑक्सीजन का कैसे कैसे हमारी बॉडी में एंटर होता है, ये सब तो हम पढ़ने वाले हैं आपके प्यारे से छोटे से चैनल में जिसका नाम है हेलिक्स पैरामेडिकल वाला। आप अगर मेरे साथ रेगुलर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी मेरी कुछ क्लासेस हैं जिन पर आप स्टडी कर सकते हैं। हेलिक्स पैरामेडिकल वाला यूट्यूब चैनल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पढ़ने से पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस वह इंस्टीट्यूट है जिसने लगातार रिजल्ट्स पर रिजल्ट्स दिए हैं। और RPMC हो, चाहे RUHS हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी जो हेल्थ साइंसेज हैं RUHS और एम्स के एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें हमने रेगुलरली हमारी इंस्टीट्यूट ने परचम लहराए हैं। और आगे भी आपका सहयोग रहा तो हम आगे भी इन सब कार्यों को करने में सफल होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आप मेरे साथ जानते ही हैं, आप लोग मुझे तो हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस के माध्यम से सभी लोग जानते हैं। मैं LK शर्मा और आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगातार आपको 1 से 2 क्वेश्चन रेगुलरली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हर एक पॉइंट को मैं आपको डायग्रामेटिक, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत होगी मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत डायग्राम की नहीं होगी मैं आपको थ्योरी से करवाऊंगा। यहीं पर आप मेरे साथ रेगुलरली बने रहिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ। रेस्पिरेशन के दौरान बॉडी टिश्यूज़ तथा देखिए, हर चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसको आराम से डिटेल में पढ़ते रहिए। देखिए, रेस्पिरेशन के दौरान बॉडी टिश्यूज़, आपकी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, तथा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब बाह्य वातावरण के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। होता क्या है बच्चों, आपका जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, हमारा बॉडी क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। और हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या छोड़ते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम CO2 रिलीज़ करते हैं। तो हुआ ना एक्सचेंज, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तो हमने कहाँ से लिया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिया। लेकिन अगर हमारी बॉडी को CO2 नहीं चाहिए तो हमने CO2 कहाँ रिलीज़ किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमने रिलीज़ किया। तो हुआ ना हमारी बॉडी टिश्यूज़ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज हुआ। क्या यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या है बच्चों? बिल्कुल नहीं है। आगे की ओर चलते हैं। टिश्यू को O2 सप्लाई, देखिए टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने टिश्यू को नहीं चाहिए होता है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, टिश्यू को O2 सप्लाई तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन या उसका एक्सपायरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज़ करना है। ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, रेस्पिरेशन में आते हैं। मतलब अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये मान लो हमारे चिंटू है, या आप लोगों के सामने मैं चिंटू बना दे रहा हूँ। ये आपका चिंटू है, इसकी मोटी मोटी आँखें हैं, ये इसके स्माइली इसने बना दिया है और ये इसका बॉडी है। इसके हाथ ये रहे, आप लोग बोलोगे कि सर हाथ कहाँ गए। ठीक है, ये हमारा चिंटू है। चिंटू के पास में ये आप देखो, ये आपका बाहर का एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का वातावरण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बाहर वातावरण में ही तो रहते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, आज आगे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर होने क्या वाला है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको लिए देखो। इस चिंटू की बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे। ये मैंने आपको ब्लू कलर, इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ है बच्चों। सेल्स मिलकर के टिश्यू, तो बहुत सारे टिश्यूज़ को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बहुत सारे टिश्यूज़ को क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए। तो आपको ताज्जुब की बात ये होगी कि हमारे को जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से आता है, इन टिश्यूज़ को मिलता है। जो ऑक्सीजन आता है वो इन टिश्यूज़ को मिलता है। और इन टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन की यूज़ कौन करेगा, सेल्स करेंगे और वहाँ पर क्या कर देंगे, CO2 रिलीज़ कर देंगी। और या टिश्यू से ये CO2 कहाँ चले जाएगी, बाहर के एनवायरनमेंट में चली जाएगी। इसका प्रोसेस क्या होता है, इन दोनों प्रोसेस को मिला करके हम क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, जिस चीज़ को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उसकी ओर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, एनवायरनमेंट से जो टिश्यू मिल रहे हैं, टिश्यूज़ को, जो चिंटू के टिश्यूज़ हैं एनवायरनमेंट से, चिंटू के टिश्यूज़ को क्या मिल रहा है बेटा, ऑक्सीजन मिल रहा है। इट मीन्स बाहर के वातावरण से चिंटू को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रही है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। तो मैं लिख भी देता हूँ, इंस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का बॉडी में अंदर की तरफ आना। नेक्स्ट, अब बेटा
अगर आपके चिंटू के टिश्यूज से CO2 किसको मिल रही है, एनवायरनमेंट को मिल रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। बेटा क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन। तो इस चीज़ को भी मैं आप लोगों के सामने भी लिख देता हूँ और ये आपके सामने प्रकट हो चुका है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपीरेशन बोलेंगे। मतलब CO2 का बाहर निकलना क्या हो गया बेटा, एक्सपीरेशन हो गया, और ऑक्सीजन का अंदर आना क्या हो गया बेटा, इंस्पिरेशन हो गया। क्या आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ। इसमें आपको एक लाइन और पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों मिलकर के, दोनों प्रोसेस क्या कहलाती हैं, दोनों प्रोसेस मिलकर के रेस्पायरेशन कहलाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेस्पायरेशन होता है, वो रेस्पायरेशन इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों का सम है। मैं कह सकता हूँ बेटा कि जो रेस्पिरेशन होता है, अभी देखिए मैं आपके लोगों के सामने लिख रहा हूँ, रेस्पिरेशन जो होता है वो किस, इसमें दो प्रोसेस इंक्लूड है बेटा। इसमें दो प्रोसेस कौन कौन से वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें दो प्रोसेस इंक्लूड है, एक तो इंस्पिरेशन, एक तो कौन सा इंक्लूड है बेटा, इंस्पिरेशन इंक्लूड है, और दूसरा कौन सा प्रोसेस इंक्लूड है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा प्रोसेस जो इंक्लूड है वो है एक्सपायरेशन। समझ में आ गया? इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। मतलब श्वास का लेना इंस्पिरेशन और श्वास का छोड़ना एक्सपायरेशन, दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पे हम स्टार्ट करते हैं। एक लाइन यहाँ पर बहुत अच्छी लिखी हुई है कि होता क्या है इस दौरान, टिश्यू को O2 की सप्लाई, मतलब टिश्यूज को क्या मिलता है, O2 मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना है, उसको एक्सक्रीशन करना है, उसको रिलीज करना है बॉडी से। ये दोनों प्रोसेस क्या आती हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होती हैं। आइए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो जो स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होती हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कंसिस्ट होता है वो इन निम्न प्रकार के स्ट्रक्चर से कंसिस्ट होता है। ये स्ट्रक्चर्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाती हैं। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं तो होता क्या है, मैं आप लोगों को पहले ये किसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको मैं बताने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। उस डायग्राम को पढ़ने के बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको लोगों को मैं डायग्राम बताना पसंद करूंगा, और इसके बाद में आप लोग देखिए कि हमारा जो O2 इंटेक होता है और CO2 रिलीज होता है वो कहाँ से होता है। देखिए, मैं आपको एक लाइन के थ्रू ड्रॉ करूंगा और उस लाइन को आपको समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है बेटा, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मुझे। हाँ, देखिए बेटा, हाँ ये देखो, ये नोस्ट्रल क्या होता है बेटा, नासा द्वार, जहाँ से अपने नाक के जो दोनों छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं नोस्ट्रिल। इनको नासा द्वार भी कहते हैं। यहाँ से ही अपना क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करती है और यहीं से क्या होता है बेटा, CO2 बाहर निकलती हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से नोस्ट्रिल के माध्यम से क्या O2 अंदर जाएगा, और कहाँ जाएगा बेटा, नेजल केविटी में जाएगा। कहाँ जाएगा, नेजल केविटी में ऑक्सीजन चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ के बाद में क्या होगा, अब कहाँ पर आ चुका है, नोजल केविटी में आपका ऑक्सीजन आ चुका है या एयर आ चुकी है। ऑक्सीजन मत बोलो क्योंकि मिश्रण है ना, या तो O2 CO2 का मिश्रण है। तो नेजल केविटी से एयर कहाँ जाना है बेटा, नेजल केविटी से यहाँ पर इस प्रोसेस को, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। किसको बोलते हैं, फेरिंग। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, एयर नेजल केविटी से फेरिंग्स में जाना है। कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा जी। फेरिंग से होगा क्या, फेरिंग से एक ट्यूब और जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताऊँगा। आपको मैं छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम में आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए बेटा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में देख लो। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले एयर कहाँ आ गई, नोस्ट्रल के थ्रू कहाँ आ गई, नेजल केविटी में आ गई, और नेजल केविटी से जो आपकी एयर है वो कहाँ आ गई, फेरिंग्स में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब फेरिंग्स से आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये डायग्राम बनाया कि देखो ये आपके नाक के दोनों छिद्र हैं। नाक के दोनों छिद्र ये कहाँ अंदर खुल रहे हैं बेटा, नेजल केविटी में खुल रहे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा वापस बताता हूँ ये आपके नाक के दोनों छिद्र कहाँ खुल रहे हैं बेटा, नेजल केविटी में खुल रहे हैं। ये आपका नेजल केविटी है। नेजल केविटी आगे बेटा किस में खुलता है, ये आगे खुलता है फेरिंग्स में। ये मान लो आपका फेरिंग्स है, ये आपका क्या है बेटा, फेरिंग्स है। इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ P, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ये आपका फेरिंग्स है बेटा। फेरिंग्स से आगे क्या होता है, फेरिंग्स से आगे एक पाइप और होता है जिसमें क्या आता है, जिसमें देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहीं पर इस फेरिंग्स में तो फूड भी आता है और फेरिंग्स में एयर भी आता है, लेकिन जिस पाइप में केवल एयर जाती है उस पाइप को मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। ये रहा आपका पाइप। फेरिंग्स के बाद में एक पाइप होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोल दो या फिर
हवा का पाइप बोल दो, इसका वाइंड पाइप भी बोल सकते हो, या तो ट्रेकिया बोल दो, या फिर इसको क्या बोलोगे, वाइंड पाइप बोल दोगे। मैं WP बोल सकता हूँ इसको शॉर्ट में, ट्रेकिया बोलो या वाइंड पाइप बोलो। तो फेरिंग्स से जो एयर आती है, मैं इसको ब्लैक कलर से दिखाना पसंद करूँगा बेटा। जो आपका फेरिंग से जो एयर आती है वो कहाँ आती है बेटा, फेरिंग से जो एयर आती है वो कहाँ पर आती है, ट्रेकिया में आती है। कहाँ पर आती है, ट्रेकिया में आती है। अब बेटा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस ट्रेकिया के ऊपर एक ढक्कन बना होता है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। ये आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है, जो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं ओपनिंग को इस कलर को मैं रेड से दिखा रहा हूँ। देखो ये ट्रेकिया की जो ओपनिंग है, हर एक पाइप की ओपनिंग होती है ये वाली रेड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस ट्रेकिया की ओपनिंग को, या वाइंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा, इस वाइंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं अपन ग्लोटिस। तो ये क्या है बेटा, ग्लोटिस है। ये रेड वाले को मैं साइन कर रहा हूँ, ये क्या है बेटा, ग्लोटिस है। ठीक है, ओके। ये जो वाइंड पाइप का ओपनिंग है, ये क्या है बेटा, वाइंड पाइप का ओपनिंग है। ये क्या है आपका, वाइंड पाइप का ओपनिंग है, जो मैंने भी बताया है। ठीक है, अब इस ग्लोटिस के ऊपर एक्चुअल में होता क्या है कि फेरिंग्स जो होता है, आपका जो फेरिंग्स होता है उसमें फेरिंग्स में आपके ये जो आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स में होता क्या है, फेरिंग्स में आपके एयर और फूड दोनों आते हैं। तो क्या फेरिंग्स से जो फूड होगा, क्या वो इसमें नहीं आ जाएगा? क्या फेरिंग से फूड इसमें वाइंड पाइप नहीं, तो फूड हमको वाइंड पाइप में थोड़ी चाहिए। तो इसको बचाने के लिए, वाइंड पाइप में फूड ना, इसको बचाने के लिए क्या होता है, ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। बात समझ में आ गई? ये रहा। सॉरी, मैं आप लोगों को दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये रहा, ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। तो होता क्या है बेटा, इस सॉरी एक बार, मैं थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ये रहा, एक मिनट, सॉरी। तो इस ग्लोटिस के ऊपर क्या होता है बेटा, इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, जो मैं आप लोगों को बना के बता देता हूँ। ये रहा, ये ढक्कन क्या करता है, इसको बंद करके रखता है। इस ग्लोटिस को, ये जो ग्लोटिस है, इसको बंद करने का काम कौन करता है, ये आपका ग्लोटिस। मैं ग्लोटिस दोबारा बनाता हूँ, मिनट क्या है, तो मैं आप लोगों को दोबारा बनाता हूँ। ये आपका ग्लोटिस है, ग्रीन कलर का, एपिग्लोटिस, सॉरी। तो ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन है, एपिग्लोटिस। ग्लोटिस। बच्चों ये जो एपिग्लोटिस होता है, तो इस टाइम मैंने कहा ना, फेरिंग्स में फूड और एयर दोनों आते हैं। तो जब फूड आता है तो ये क्या करता है, फूड जब हम निगलते हैं उस टाइम ये एपिग्लोटिस क्या कर देगा, ये एपिग्लोटिस जो है इस ग्लोटिस को बंद कर देगा। ये जो एपिग्लोटिस है किसको बंद कर देगा बेटा, इस ग्लोटिस को बंद कर देगा। और ग्लोटिस में बंद करने से क्या होता है, निगलने के समय जो खाना होगा वो आपके फूड पाइप में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, इसमें वाइंड पाइप में और ट्रेकिया में नहीं जाएगा। जिससे क्या होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या काम करता है, एपिग्लोटिस फूड को ट्रेकिया में या वाइंड पाइप में जाने से रोकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। डायग्राम मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग थ्योरी पर चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बेटा मैंने बात करी अभी तक कि जो आपका फूड है नोस्ट्रिल से कहाँ आ चुका है बेटा, नेजल केविटी में आ चुका है, नेजल केविटी से फेरिंग्स में आ चुका है। जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तब तो ये एपिग्लोटिस बंद होगा, अदरवाइज क्या होता है, ओपन रहता है, ओपन अवस्था में होता है। तो यहाँ से क्या होगी, एयर ग्लोटिस में आ जाएगी। ग्लोटिस को होते हैं, ग्लोटिस क्या है, ट्रेकिया ओपनिंग है, और ट्रेकिया के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रेकिया के अंदर क्या आ जाएगी, हवा आ जाएगी। बेटा आप लोगों ने ट्रेकिया के ऊपर ये देखा होगा, इस तरह के ये देखो, ये ब्लैक कलर के मैंने बता रखे हैं। ट्रेकिया के ऊपर उससे क्या बनते हैं, उपास्थि के बने हुए, कार्टिलेज के बने हुए सी आकार के छल्ले होते हैं। जो कि देखो, ये अगर ट्रेकिया है मान लो, तो इसके ऊपर क्या होते हैं बेटा, छल्ले बने होते हैं। मैं छल्ले को पिंक कलर से दिखा रहा हूँ। ये जो छल्ले होते हैं इस तरह के बने होते हैं। ये आगे की तरफ भी होते हैं, पूरी तरह कंप्लीट ही नहीं होते, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अर्धवलयाकार या सेमी सर्कुलर रिंग बोल दो, कार्टिलेजिनस सेमी सर्कुलर रिंग बोल दो, या सी शेप्ड सर्कुलर, सी शेप रिंग भी आप बोल सकते हो। क्योंकि सी का तो शेप बनता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, सी ऐसे ही तो बनता है ना, ये सी ऐसे ही तो बनता है, हाँ ये सी ही तो होता है। तो सेमी सर्कुलर रिंग्स होती हैं जो कि कार्टिलेज की बनी होती है और ट्रेकिया के ऊपर होती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बात करूँगा जिसका मैं आपके बाद में बताऊँगा कि ट्रेकिया की यहाँ पर इस पोजीशन पर ही लेरिंग्स होता है, कंठ होता है। या आपको बताऊँ, जहाँ पर एपिग्लोटिस होता है वहीं पर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेरिंग्स कहाँ होता है, जहाँ एपिग्लोटिस से लगभग कनेक्टेड होता है, यहीं पर लेरिंग्स होता है। और ये लेरिंग्स क्या होता है, आपका कंठ होता है, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लेरिंग्स होता है, कंठ होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है बेटा, लेरिंग्स भी कार्टिलेज का बना हुआ है, और इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत आप लोगों के साथ नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं।
तो हमारी जो एयर है बेटा कहाँ से कहाँ आ चुकी है, हमारी एयर फाइनली नोस्ट्रल से नेजल केविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स में एपिग्लोटिस अगर ओपन है, भोजन हम नहीं निकल रहे हैं तो कहाँ से आएगी एयर, एपिग्लोटिस ओपन होगा और ग्लोटिस में एयर आ जाएगी। ग्लोटिस के बाद में एयर कहाँ पर आ गई, ट्रेकिया में आ गई है। और ट्रेकिया से देखो यहाँ पर अपनी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर, ये ध्यान देना 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे, वर्टिब्रा क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में जो 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसके लेवल पर क्या होगा, ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, ट्रेकिया 2 भागों में बढ़ जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। स्पेशल बात यह है बच्चों, जिस सी आकार के छल्ले ट्रेकिया में थे वैसे सी आकार के छल्ले ब्रोंकाई में भी देखने को मिलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई में तो क्या मिलते हैं, आपके सी आकार के सेमी सर्कुलर रिंग्स मिलते हैं या अर्धवलयाकार क्या होते हैं, उपास्थि के छल्ले मिलते हैं, लेकिन आगे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियल्स इसमें नहीं मिलते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर की ओर लेता हूँ। देखिए अब समझने वाली बात यह है कि ब्रोंकाई में क्या होगा, ये ब्रोंकाई आगे जाके फिर देखो डिवाइडेड होगा। देखो ये हो गया, ये आगे डिवाइड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकियोल। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकियोल क्या होगा बेटा, 2 में डिवाइड होगा, फिर इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकियोल। ऐसे फिर आगे डिवाइड होगा तो टर्शियरी ब्रोंकियोल। ऐसे लास्ट में जो ब्रोंकियोल उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल पे क्या होंगी बेटा, एल्वियोलाई होंगी। बात समझ में आई क्या, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ बेटा, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। दोबारा रिवाइज में देखिए सुनो, ये आपका ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से मान लो ये 2 में डिवाइड हुआ, सॉरी ये जो ब्रोंकाई है किस में डिवाइड हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में, सॉरी प्राइमरी ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकियोल फिर आगे 2 में डिवाइड हो जाएगा तो किस में डिवाइड होगा, ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल में। सेकेंडरी बाद में फिर आगे 3 में आगे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्रोंकियोल। फिर आगे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, टर्मिनल, है ना। और टर्मिनल ब्रोंकियोल पे यहाँ पर क्या होता है बेटा, एल्वियोलाई जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं, एल्वियोलाई जुड़ी होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे, इसको समझने की आप लोगों को कोशिश करनी है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ब्रोंकाई, ठीक है। ये आपका क्या होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये आगे और डिवाइड हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी, आगे क्या लास्ट में जुड़ा हुआ है, देखो ये गोले गोले क्या हैं आपके, ये गोले गोले हैं आपके एल्वियोलाई होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन आती है और लास्ट में यहाँ पर आदान प्रदान होता है गैसेस का। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ सारी चीज़ें कि ब्रोंकाई के बाद में एयर कहाँ आनी है, वो उस चीज़ को देखने की कोशिश करें। ब्रोंकाई में एयर आई, ब्रोंकाई के बाद में एयर कहाँ पर आई बेटा, प्राइमरी ब्रोंकाइल में आई, ब्रोंकियोल में आई। प्राइमरी के बाद में आई सेकेंडरी ब्रोंकियोल में आई। सेकेंडरी ब्रोंकियोल के बाद किस में आई, टर्शियरी ब्रोंकियोल में आई। टर्शियरी ब्रोंकियोल के बाद में किस में आई, एयर टर्मिनल ब्रोंकियोल में आई। और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद में एयर कहाँ आई, एल्वियोलाई में आई। बात समझ में आ गई है बच्चों। अब थोड़ा सा मैं इस को डायग्राम में बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक इस तरह के संरचना में कैद होती हैं और इन दोनों को क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ये तो कौन सा हो गया बेटा, आपका लेफ्ट लंग हो गया और ये कौन सा हो गया बेटा, आपका राइट लंग्स हो गया। तो अगर जब भी आपसे लंग्स पूछा जाए तो कुल मिलाकर के आपको इसके अंदर की सारी संरचनाएं बतानी है। इसके अंदर जो भी संरचनाएं हैं, प्राइमरी ब्रोंकियल्स वगैरह, ये सब बताना है। ठीक है, ये सब आपको बताना है। तो लंग्स का डायग्राम आए तो भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर लंग्स का डायग्राम अगर आपसे लंग्स पूछा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायग्राम बनाना है आप लोगों को। और अगर आपसे ट्रेकिया पूछा जाए तो भी आप लोगों को यहाँ तक का पूरा सारा विवरण देना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम। तो होता क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये तो लेफ्ट लंग हो गया और ये क्या हो गया, आपका राइट लंग हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये ऊपर की सारी चीज़ क्या थी बेटा, थोरेसिक कैविटी थी। लेकिन ये क्या होता है, थोरेसिक कैविटी के बाद में देखो यहाँ पर एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या होता है, बोलते हैं बेटा डायफ्राम। और डायफ्राम के नीचे कौन सी संरचना चालू हो जाती है, एब्डोमिनल कैविटी चालू हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी चालू हो जाती है। ऊपर की सारी कौन सी थी बेटा, थोरेसिक कैविटी थी। बात समझ में आएगी नहीं आई, ये एब्डोमिनल कैविटी है और नीचे की जो संरचना और ऊपर की जो संरचना थी वो क्या थी, थोरेसिक थी। तो जब भी लंग्स आपको पढ़ना है, जब भी आपको लंग्स पढ़ना है बेटा, तो आप लोग सारी संरचनाएं बताओगे। और ये डायफ्राम होता है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का कार्य करता है। बात समझ में आती है क्या बच्चों। इसके आगे की संरचनाएँ कल हम एक एक चीज़ें पढ़ेंगे कि हम आगे की कल या आपको एक एक संरचनाएं पढ़ेंगे कि नोस्ट्रल क्या होता है, नेजल कैविटी क्या होता है, फेरिंग्स कितने प्रकार का होता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस क्या करता है, ट्रेकिया कैसे होता है, लंग्स कैसे होते हैं, ब्रोंकाई कैसे डिवाइडेड होती हैं, और लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और सारे छोटे मोटे जो भी आपकी चीज़ें हैं, जितने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कल अपन इनका थ्योरी में पढ़ेंगे। तब तक लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए। मेरे बच्चों से कमिटमेंट है कि आपको 1% भी हेलिक्स के माध्यम से कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलिक्स में पढ़ने वाला हर एक बच्चा बढ़ेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।